Today we will discuss how is federalism practiced in India. We all know that our country became independent in 1947, and after independence we started to rearrange our state boundaries. So state boundaries, first we are going to look the map of 1947. In your book the map is given, and now on display map is showing of 1947. Look carefully. We look that the name of states in 1947: Central Provinces, United Provinces, Rajputana, Hyderabad, Mysore. But today these names are vanished and new names are given to the old states. First, we will discuss about linguistic states. In 1947, the boundaries of several old states of India were changed in order to create new states. This was done to ensure that people who spoke the same language lived in the same state. 1947 में जो हमारे बहुत सारे ओल्ड स्टेट्स थे इंडिया के, उनको बाउंड्रीज को चेंज किया गया, नए स्टेट्स बनाए गए और ये प्रयास किया गया कि एक लैंग्वेज बोलने वाले लोग या एक सी भाषा बोलने वाले लोग एक स्टेट में रहें। एक स्टेट में अगर एक सी भाषा बोलने वाले लोग रहेंगे तो उससे थोड़ा फायदा होता है, किंतु जब भाषा के आधार पर स्टेट बनाने की बात हुई और कुछ स्टेट्स बनाए भी, हालांकि पूरी तरह भाषा के आधार पर नहीं बने, और भी आधार थे, तो भारत में चूंकि बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, इसलिए डिफरेंट लैंग्वेजेस के लोग लैंग्वेज के बेस पर अपना अपना स्टेट बनाने की डिमांड करने लगे, जिससे थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई और हमारे जो उस समय का नेतृत्व था उन्हें ऐसा लगने लगा कहीं इसका कोई नुकसान ना हो जाए, इसलिए कुछ समय के लिए भाषा के आधार पर स्टेट बनाने से परहेज किया सरकार ने। अब देखिएगा प्रेजेंट का मैप है ये 2020 का। आपको 1947 वाला यूनाइटेड प्रोविंसेस नहीं दिखाई देगा, वहां पर आपको उत्तर प्रदेश दिखाई देगा। 1947 वाला सेंट्रल प्रोविंसेस नहीं दिखाई देगा, आपको वहां पर मध्य प्रदेश दिखाई देगा। राजपूताना की जगह राजस्थान दिखाई देगा, मैसूर की जगह आंध्रा आ गया है, और मैसूर की जगह कर्नाटक का क्षेत्र है, फिर आंध्रा भी है वहां पर लगा हुआ। इस प्रकार से पूरे शकल और सूरत मैप की बदल चुकी है। बदलने के लिए बहुत समय लगा है, इसको धीरे धीरे करके चेंज हुआ है। स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि हमारे जो नेता थे वो शुरू में थोड़ा सा घबरा गए। देखिए यहाँ स्लाइड में मैंने लिखा है, व्हेन द डिमांड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स on the basis of language was raised, some national leaders feared that it would lead to the disintegration of the country, so union government resisted linguistic states for some time. कि जब डिमांड उठने लगी बार बार भाषा के आधार पर, सभी लोग कहने लगे हमारे स्टेट बने, तो थोड़ा सा नेशनल लीडर भयभीत हुए कि कहीं इससे देश टूट ना जाए, और यूनियन गवर्नमेंट ने भाषा के आधार पर प्रदेश बनाने के लिए कुछ समय के लिए रोक लगा दी। लेकिन ये जो डर था गवर्नमेंट का, ये शायद ठीक नहीं था, और जल्दी ही गवर्नमेंट को रियलाइज भी हुआ
But soon government realized that linguistic states make the country more united and also make administration easier. जल्दी गवर्नमेंट ने ये रियलाइज कर लिया कि लिंग्विस्टिक स्टेट से देश और ज़्यादा मजबूत होता है और जो एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासन है, वो इजी हो जाता है. अब सपोज करके देखिए, मैं खुर्जा की बात कर लूँ. सपोज कीजिए खुर्जा में डिफरेंट लैंग्वेज बोलने वाले लोग रहते और एक एसडीएम होता जो कि एक या दो लैंग्वेज जानता, और उसके पास एक व्यक्ति एप्लीकेशन लेकर आता तमिल में, दूसरा तेलुगु में, तीसरा पंजाबी में, चौथा हिंदी में. तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती कम्युनिकेशन की. एडमिनिस्ट्रेशन में जब कम्युनिकेशन ही नहीं हो पाता तो एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता. इसलिए वास्तव में ठीक है, अगर सेम लैंग्वेज वाले लोग एक स्टेट में रहें तो एडमिनिस्ट्रेशन इजी हो जाता है. ऐसे ही आप स्कूल का भी एग्जांपल ले सकते हैं. स्कूल में भी अगर डिफरेंट लैंग्वेज वाले स्टूडेंट्स एक क्लास में हो तो टीचिंग इज वेरी डिफिकल्ट. अ टीचर इज नॉट एबल टू कम्युनिकेट ऑफ ऑल बिकॉज टीचर डजंट नो ऑल लैंग्वेजेस and student also know all languages, then there is a problem, definitely problem. तो इसीलिए बाद में रियलाइज हुआ कि स्टेट्स बनने चाहिए लैंग्वेज के आधार पर, और इसके लिए कुछ स्टेट्स में आंदोलन भी हुए. सबसे पहले तेलुगु भाषियों ने आंदोलन किया और सबसे पहला स्टेट भी आंध्र प्रदेश बना. ठीक है, सबसे अगर क्वेश्चन होता है which is the first linguistic state of India, that is आंध्र प्रदेश. अब आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या स्थिति है. अब हम बात करते हैं, ऐसा ही नहीं है कि 1947 के बाद में सारे स्टेट्स लैंग्वेज के आधार पर बनाने का प्रयास किया होगा. नो, सम स्टेट्स वर क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर, एथनिसिटी और ज्योग्राफी. कल्चर के आधार पर बहुत सारे स्टेट्स बने. एक एग्जाम्पल मैंने दे रखा है यहाँ पर, नागालैंड. नागा एक जनजाति का नाम है जो नागालैंड वाले एरिया में रहती है, ट्राइबल है एक, और उसकी संस्कृति के आधार पर ही उस एरिया को नागालैंड कहा जाता है क्योंकि वहाँ पे नागा लोग रहते हैं, उनका कल्चर है. तो वेयर नागा लिव्स दिस स्टेट इज नोन एज नागालैंड, जो कि कल्चरल बेस बनाया गया. एथनिसिटी के आधार पे भी बने, वो बात वही है लगभग, एक परंपराओं के उसके आधार वाले. और ज्योग्राफी के आधार पर भी बहुत सारे स्टेट बने, जैसे कि उत्तराखंड जल्दी में ही बना है. उत्तर प्रदेश का सबसे ऊपर वाला पोर्शन, उत्तर वाला खंड उत्तराखंड. मेघालय, मेघ का मतलब आप जानते हैं बादल होता है, और आल्य मीन्स घर. तो बादलों का घर, सबसे ज़्यादा बारिश होती है मासिनराम, चेरापूंजी मेघालय में ही आते हैं, इसीलिए नाम रखा गया है मेघालय. ये ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग है. ऐसे ही अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल आप हिंदी पढ़ते हैं, हिंदी में आपने पर्यायवाची शब्दों में पढ़ा है कि अरुण पर्यायवाची है किसका सिनोनियम है, सूर्य का. अरुणाचल वो स्थान जहां पर सूरज सबसे पहले निकलता है इंडिया में. सब सूरज सबसे पहले निकलता है तो इसलिए नाम है अरुणाचल प्रदेश. ऐसे एक एग्जाम्पल और देख लें, मध्य प्रदेश. ये भी ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग है. देखिए आप, सबसे ज़्यादा सेंटर में है इंडिया के बीच में, इसलिए मध्य प्रदेश है. तो इस तरीके से जो क्रिएट किए गए फेडरेशन बनाने के लिए, और ऐसे ही फेडरेशन प्रैक्टिस में आया. सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस लैंग्वेज के आधार पर, ज्योग्राफी के आधार पर बहुत सारे स्टेट्स क्रिएट किए. थैंक यू.